हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने LT गणित से संबंधित एक विशेष सीरीज चलाई हुई है जिसके पहले ही 4 पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड इसके अलावा इकेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से हम क्या समझते हैं। लेट सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए, तो उसकी रैंक सपोज करो हम आर मानते हैं। तो आर ये कब होगी, तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया चाहिए। सबसे पहले तो एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर शुड बी नॉन जीरो। ठीक है ना। अगर हम ए का कोई माइनर लें, इसका अगर हम कोई माइनर लें तो उसका ऑर्डर आर होना चाहिए और वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। हमें कहेंगे कि एटलीस्ट 1 माइनर, कम से कम एक माइनर जिसका ऑर्डर आर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, जितने भी माइनर हैं जिनका ऑर्डर ग्रेटर देन आर है, जितने भी माइनर हैं अगर उनका ऑर्डर ग्रेटर देन आर है, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ओके। तो आप इस चीज को समझिए अच्छे से कि भाई एक मैट्रिक्स है ए, उसकी रैंक आर कब होगी, जब हम इसके माइनर निकालेंगे। उन माइनर्स में से एक, कम से कम एक माइनर जिसका ऑर्डर आर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। और आर से ऊपर के जितने भी माइनर है, यानी आर से ऊपर का ऑर्डर आर प्लस 1 हो सकता है, तो उस ऑर्डर के माइनर आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो, मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको बता सकता हूं। जैसे सपोज करो हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है। और सपोज करो इसकी रैंक आपकी 2 है, इसकी रैंक सपोज करो 2 आती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ए के माइनर निकालेंगे ऑर्डर 2 के, ए के माइनर निकालेंगे ऑर्डर 2 के, तो उसमें कम से कम एक माइनर क्या होगा, नॉन जीरो होगा। वो कम से कम एक माइनर उसमें से नॉन जीरो होगा। बाकी अगर जीरो हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम एक माइनर आपका क्या होगा, जिसका ऑर्डर 2 है वो नॉन जीरो होगा। ओके। और जितने भी माइनर 3x3 के यानी ऑर्डर 3 के हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके। अब दोस्तों, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो हमारे पास सामने एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। आपको बताना है कि इसकी रैंक क्या होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर है वो आपका 3 है। ठीक। तो यानी 3x3 का माइनर, यानी अगर हम इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालें तो ये हो जाएगा 2 3 4 3 5 7। इट इज अ माइनर। ओके। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो आपका थर्ड ऑर्डर का माइनर है। तो अगर आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखिए अगर आप इसको खोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, मैं काम करता हूँ रो 1 के रिस्पेक्ट में मैं इसको खोल लेता हूँ। 7 होता है 21, 5 को होता है 20, माइनस ये हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा 7 दूनी होता है 14, 7 फिर से आ जाता है। अगर 2 के रिस्पेक्ट में खोलेंगे हम इसको तो ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 और 4 होता है 12। ठीक, गलत हो गया था ये 3। फिर यहाँ पर से हो जाएगा भाई 5 दूनी 10, 3 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 1 माइनस दैट इज 14 माइनस 12 यानी 2, ये हो जाएगा -4। और यहाँ पर देखिए 3 आ गया, तो ये 3 और 1 आपका कितना आ गया, 4, तो ये 0 आ गया। ओके। तो 3x3 का तो जो हम कह सकते हैं भाई माइनर आ रहा है वो तो आपका माइनर ऑफ ऑर्डर 3 जो 0 आ रहा है। अब हमें किस पे जाना पड़ेगा, 2x2 पे माइनर पे जाना पड़ेगा। तो अब दोस्तों, अगर हम इसके माइनर निकालेंगे तो देखिए इसके कितने माइनर हैं, M11 है, M12, M13। ओके। इसके अलावा आपके टोटल मिला के इसके आपके M33 यानी टोटल मिला के 9 माइनर निकलेंगे। ठीक है। तो अब अगर इसके 9 माइनर में से एक भी माइनर अगर नॉन जीरो आ जाता है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक। तो यही हमारा रैंक निकालने का बेसिक है। ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो M11 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज M11, तो ये होता है भाई 7 21 और 5 को 20। तो अगर आप M11 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको निकालें तो ये हो जाता है 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, सो दैट इज 1। तो आपको एक ही माइनर पहला ही आपको मिल चुका है कि जो जिसका सेकंड ऑर्डर है और वो आपका क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी रैंक कितनी है, 2 है।
तो दोस्तों हमारा यही इसमें फंडा रहता है। तो अगर सपोज करो हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स होती तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर यानी 4x4 के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर वो 0 आती है तो उसकी रैंक क्या होगी, 4 से लेस होगी। अगर वो नॉन जीरो आ जाती है तो इसका मतलब उसकी रैंक कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, तो जैसे अगर सपोज करो ये 3x3 में अगर 0 नहीं आता तो इसकी रैंक कितनी होती, 3 होती। ठीक, लेकिन क्योंकि 0 आ गया तो इसका जो रैंक है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, अब लेस देन 3 हो जाएगी। ठीक, ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो यही फंडा है कि अगर आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स है तो आप चेक करेंगे कि उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर यानी 4 का वो नॉन जीरो आता है या नहीं आता। अगर वो 0 आता है तो उसकी रैंक 4 से लेस होगी। अगर 4 से लेस होगी तो हम क्या करेंगे, जितने भी 3x3 के माइनर्स निकल सकते हैं उनको चेक करेंगे। अगर उनमें से एक भी नॉन जीरो आ जाता है तो उसकी रैंक आपकी क्या होगी, 3 होगी। अगर सारे 0 आते हैं तो इसका मतलब है उसकी रैंक 3 से भी लेस है। तो इस तरह से हमारी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। ठीक, लेकिन ये जो प्रोसेस है दोस्तों बहुत लेंदी है और बहुत टाइम टेकिंग भी है, तो ऐसी प्रोसेस में हमें नहीं पढ़ना है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि भाई देयर आर फ्यू मेथड्स जहां से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना बहुत इजी हो जाता है और बहुत इजीली हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तब तक पहले हम एक काम करते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के। देखिए पहली प्रॉपर्टी आती है दैट द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमेशा उसके ऑर्डर के बराबर होती है। सपोज करो वी हैव अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सपोज करो इसका ऑर्डर अगर n है तो इसकी रैंक भी कितनी होगी, n होगी। ठीक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही ये होता है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो द माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, जो इसके माइनर होगा हाईएस्ट ऑर्डर का, वो n का होगा जो कि नॉन जीरो होगा। तो अगर वो नॉन जीरो है तो उसकी रैंक आपकी क्या होगी, ऑफ कोर्स n के बराबर होगी। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही आपका क्या होता है, रैंक होता है। तो आप यहां पर इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ऑर्डर इज इक्वल्स टू रैंक फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब इसी का दूसरा पार्ट कि भाई अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सपोज करो ऑर्डर ऑफ a अगर n है, ठीक, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी अगर इसके आप रैंक निकालेंगे वो लेस देन n तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जब मॉड ऑफ a बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जब a क्या होगा, सिंगुलर होगा। ओके, तो भाई यहां से एक थ्योरम और निकल के आया कि जब आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है तो अगर a सिंगुलर है तो उसकी रैंक हमेशा क्या होती है, n से लेस होती है। तो सपोज करो अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 4x4 की, अगर उसका ऑर्डर 4 है और a आपकी सिंगुलर है, यानी इसका मतलब है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 आ जाता है तो रैंक ऑफ a यानी रैंक ऑफ a आपकी क्या होगी, लेस देन 4 होगी। जितनी भी हो सकती है भाई, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अब वो हमें नहीं पता, लेकिन वो क्या होगी, 4 से तो लेस होगी। अब सपोज करो दोस्तों मैट्रिक्स A m क्रॉस n की है, जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स आपकी हमेशा क्या हो, स्क्वायर हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो रैंक ऑफ A होगी वो अधिकतम, मैं यहां पर मैं जो वर्ड का यूज कर रहा हूं, अधिकतम m और n में जो भी लेस होगा उसके बराबर या उससे कम हो सकती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज करो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और मैं कहता हूं कि चलो m अगर लेस देन n है, सपोज करो m की वैल्यू लेस देन n है, तो रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू m होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और सपोज करो अगर n इज लेस देन m है तो उस केस में रैंक ऑफ a क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू n होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 3x4, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, इस मैट्रिक्स की रैंक है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 हो सकती है, या तो 3 होगी या तो 3 से क्या होगी, लेस होगी। ठीक, इसी तरह से अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है वो 7x5 की है, 7x5 की है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 है, तो रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स होगी अधिकतम 5 हो सकती है, 5 से या तो कम होगी या तो उसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, 0 होती है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर सपोज करो एक यूनिट आई, अगर एक यूनिट मैट्रिक्स है तो इट इज द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू n इफ
n इज अ ऑर्डर ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि सपोज करो अगर i का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ओके, अगर i का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो उसकी जो रैंक होती है वो भी हमेशा कितनी होती है, 3 होती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है, विच इज नॉन जीरो। ठीक, तो आपके सामने अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही उसकी क्या होती है, रैंक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों जिसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब यह है कि जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं वो डज नॉट अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं लाता। अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो उससे मैट्रिक्स की रैंक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं नलिटी ऑफ ए। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई नलिटी क्या है। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m है और उसकी रैंक, सपोज करो उसकी रैंक n आती है, तो नलिटी का मतलब यह है कि आप उसकी ऑर्डर में से उसकी रैंक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर उसका ऑर्डर m है और उसकी रैंक n है तो नलिटी आपकी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, तो इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ A माइनस रैंक ऑफ A, दैट इज नलिटी ऑफ ए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर सपोज करो आपके पास 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है और उसकी रैंक अगर 2 आती है तो उसकी नलिटी कितनी होगी, 1 होगी। बहुत सिंपल है। तो भाई अगर एक आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नलिटी कितनी होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो नलिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वही उसकी रैंक के बराबर होता है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नलिटी ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नलिटी ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी अगेन क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो उसकी रैंक के बराबर होता है। तो इस तरह के आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनके आने की संभावना एग्जाम में ज्यादा रहती है। ठीक, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके बाद दोस्तों द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट चेंज बाय प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लेट सपोज करो अगर रैंक ऑफ ए बराबर n है और b आपकी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है लाइक मॉड ऑफ b डज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर आप ab यानी इसको अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें तो जो दोनों की रैंक है वो हमेशा क्या रहेगी, n रहेगी। ओके, इससे इसकी रैंक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ए बी की जो रैंक है वो भी n ही रहेगी और बी ए की रैंक भी आपकी क्या रहेगी, n रहेगी। ये आपका इस टाइप का थ्योरम है। इसके बाद दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लेट सपोज करो आपके पास रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी है, तो अगर आपने रैंक ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो उसकी वैल्यू आपकी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से लेस या इक्वल हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप टेस्ट और वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो रैंक ऑफ ए प्लस बी हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी होता है। इसी तरीके से अगर आप इसका दूसरा रूल देखें, लेट सपोज, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई ए एंड बी क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी जाके इनका क्या होगा, एडिशन होगा और फिर जाके रैंक ऑफ ए प्लस बी निकल पाएगी। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान में रखें। इसके अलावा सपोज करो ए एंड बी है मैट्रिक्स और ये कंफर्मेबल है टू मल्टीप्लीकेशन, तो अगर आपको रैंक ऑफ ए बी निकालना है तो रैंक ऑफ ए बी इज एक्चुअली इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर एक साइन लिख रहा हूं मैं, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। कहने का मतलब ये है कि जो रैंक ऑफ ए बी होगा वो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में जो मिनिमम होगा। लेट सपोज करो रैंक ऑफ ए 4 है, रैंक ऑफ बी 3 है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इन दोनों में से मिनिमम कौन है,
3 है। ठीक, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे भाई, जो रैंक ऑफ ए बी होता है वो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी के बराबर होता है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसके बराबर रैंक ऑफ ए बी आ जाएगा। तो यहां से एक चीज निकल के आई भाई, जो रैंक ऑफ ए बी है वो डेफिनेटली आपकी क्या, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, एंड सिमिलरली रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी, क्योंकि ये इन दोनों में से मिनिमम के बराबर होती है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा तो वो उसके बराबर हो जाएगी। तो यहां से हमारे ये जो रिलेशन निकल के आए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम एस्पेक्ट। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे अगर ए एक मैट्रिक्स और ए डैश उसका ट्रांसपोज है, तो जो दोनों की रैंक होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। रैंक ऑफ ए बराबर होती है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। तो इसको हम ये कह सकते हैं भाई रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आपकी रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था भाई, रैंक ऑफ जो ए बी होता है वो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी होता है। तो यहां का जो केस है वो रैंक ऑफ ए इंटू ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ ए डैश। अब ये केस में दोनों के दोनों तो भाई सेम है, तो मिनिमम कौन होगा, ऑफ कोर्स दोनों बराबर हैं, तो यानी कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए। अगर ये 3 है तो मिनिमम एक्चुअली वैल्यू क्या है, 3 है, तो यानी रैंक ऑफ ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए होना चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यही रूल सपोज करो एक मैट्रिक्स और एक थीटा इसका ट्रांजुगेट है, तो अगर रैंक ऑफ ए बराबर n है तो रैंक ऑफ ए ट्रांजुगेट भी क्या होगा, n के बराबर होगा। इसका मतलब जो दोनों की रैंक है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और इसके अलावा रैंक a इंटू ए की पावर थीटा भी क्या होगी, n के बराबर होगी। वी कैन सिंपली से दैट इट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। आप इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। एक और प्रॉपर्टी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको थोड़ा थ्योरेटिकल वे में दिखा देते हैं कि भाई सपोज करो अगर आपके पास ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो भाई रैंक ऑफ ए एक्चुअली क्या होती है, मिनिमम ऑफ लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने पहले बताया था कि भाई जो रैंक ऑफ ए होगी वो एटमोस्ट इन दोनों में से जो मिनिमम है उसके बराबर हो सकती है, यानी उससे लेस भी हो सकती है, और जो इन दोनों में मिनिमम होगा तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे थ्योरेटिकली, दैट इज रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, और रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू m एंड रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों की द रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक कैन नॉट बी 1, उसकी जो रैंक है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, इसके पीछे एक बेसिक सा फैक्ट है दोस्तों कि हम जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम आपके, आप देख सकते हैं ये डिटरमिनेंट, अगर आप ऑर्डर 1 का निकालेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, तो उसकी वैल्यू कभी भी आपकी 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है कि भाई द रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण रिलेशन, लेट्स सपोज करो ए एंड बी आपके पास n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ओके, और आपको रैंक ऑफ ए बी निकालना है, तो रैंक ऑफ ए बी इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n, ओके। ये बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि भाई रैंक ऑफ ए बी अगर आपको निकालना है तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस, इन दोनों में से किसी भी एक का ऑर्डर ले लो, तो रैंक ऑफ ए बी की वैल्यू इस तरह से उससे ग्रेटर या इक्वल्स के बराबर होती है। तो दोस्तों ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब दोस्तों हम बात करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के डिफरेंट वे। तो उसमें पहला वे है नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कैनोनिकल फॉर्म की मदद से भी हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसको में हमें रैंक निकालनी है, तो अगर हम उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करें तो हम उसको इस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, या फिर हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉमा 0, ठीक है, इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉमा आर, या फिर हम इसको चौथी जो फॉर्म है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस टाइप की
फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर R है। दोस्तों अगर हम इस टाइप की फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने में पॉसिबल हो जाते हैं तो जो IR में R जो वैल्यू है वही आपकी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, IR का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। तो आपको पता है कि भाई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जितना उसका ऑर्डर होता है वही रैंक होती है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। या तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ले पूरा, या फिर इस टाइप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं IR 0, ठीक है, और या फिर ये आपकी एक रो की फॉर्म में है। इसके अलावा जैसे IR कॉलम में इस टाइप के 0, या फिर इस टाइप की फॉर्म में कि भाई समझ में आ रहा है ना आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपने इस टाइप की कैनोनिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके रैंक को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म यानी कि कैनोनिकल फॉर्म की मदद से इसकी मुझे रैंक फाइंड आउट करनी है, यानी कि मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसकी रैंक निकालने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब यह है कि मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। जो पहला ऑपरेशन होगा कि भाई रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 -1 -2 -1 -3 -1 1 0 1 1 और इसके बाद ये हो जाएगा 0 1 1 -1। ओके, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है, ठीक। अब देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है। तो मैं एक काम करूंगा भाई, सबसे पहला मेरा जो ऑपरेशन रहेगा वो ये रहेगा R2 प्लस ट्वाइस R1। ओके, इसके समय अगर मैं R2 में इसका ट्वाइस R1 करके ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो अगला ऑपरेशन भी मैं एक साथ लगा लेता हूँ, ये हो जाएगा R3 माइनस R1। अगर मैं इसको R3 में से R1 को माइनस कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा मेन फोकस इसी पे रहना चाहिए 1 0 0 0। ओके, अब आप एक काम करो, इसको चेक करो, ये तो आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। 2 3 -1। अब आप चेक करिए, देखिए आपने इसमें ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3। ओके, ये हो जाएगा 3 2 जा होता है 6, 6 में से 3 ये आपका फिर से 3 बच जाएगा और फिर यहाँ पर से -2 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक। अब इसके अलावा आपने इसको इससे माइनस करना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये -2 और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2, ठीक। मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि आप भी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब मुझे इसके बाद यहाँ 0 0 0 चाहिए, तो मुझे अगला ऑपरेशन क्या होना चाहिए, देखिए ये हो जाएगा C2 माइनस ट्वाइस C1, इसके अलावा C3 माइनस थ्राइस C1, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दो, और इसके अलावा ये होना चाहिए C4 प्लस C1। अगर C4 में प्लस C1 करेंगे तो क्या होगा, ठीक। तो हमें डायरेक्ट इसको मैं कर देता हूँ 1 0 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका देखिए 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 3 -3 रहेंगे, -2 -2 2 1 1 1। ओके, तो यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पर चाहिए 1, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसी तरीके से बनती है। तो यहाँ पर 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ भाई R4 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। देखिए तो क्या होगा, R4 को R2 से इंटरचेंज करने पे 1 0 0 0 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 0 1 1 1। ओके, एंड ये हो जाएगा 0 -2 -2 2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 3 3 -3, ठीक हो गया। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए मुझे इसके बाद इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो इसके लिए अगला ऑपरेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए R3 प्लस ट्वाइस R2। ओके, ये R3 है, इसमें ट्वाइस R2 करके ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और R4 में से आप क्या माइनस कर देंगे, थ्राइस R2। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, देखिए 1 0 0 0 और ये हो जाएगा 0 1 1 1। आपने R3 में ट्वाइस R2 ऐड करना है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पर ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये आपका बन जाएगा 4,
ठीक है दोस्तों, यहां पर एक गड़बड़ हुई है, ये है -1, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर 3 3 -3 है, तो ये हो जाएगा 1 1 -1। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0 1 1 और ये हो जाएगा 0 0 0। ओके, और फिर इसके बाद जो नीचे वाला है, नीचे वाले को भी देख लेते हैं। R4 माइनस थ्राइस R2 करना है आपने, तो R4 में से आपको थ्राइस R2 करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। अगर आप इसको करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और फिर इसमें अगर आप करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर एक ऑपरेशन और रह गया जिसको हम कर सकते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, एक काम करते हैं भाई, इसको, क्योंकि इसको आप इसमें अगर आप इसके आगे ये 0 और ये 0 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक और ऑपरेशन लगाता हूं, C3 माइनस C2 और C4 प्लस C2। ठीक है ना, तब जाके 0 0 हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए 1 0 0 0 और ये आ गया आपका 0 1 0 0 0 0 एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं इसको एक काम करता हूं, यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेता हूं। तो ये इस टाइप की फॉर्म आई 1 0 0 1 और इसके अलावा ये 0 0 0 और नीचे भी 0 0 है और 0 0 0 0। तो आप ये देखिए किस टाइप की आपको फॉर्म दिख रही है, ये आपकी है नॉर्मल फॉर्म। तो इस टाइप की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं ना, IR 0 0 0 0, इस टाइप की फॉर्म आ रही ना। ठीक है ना, तो ये 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, और ये आपकी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस टाइप की जो फॉर्म कहलाती है वो क्या कहलाती है, कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। तो यहां पर जब आपने इस टाइप की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो जो आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, कितना ऑर्डर है इसका, 2 है। तो जितना इसका ऑर्डर होता है वही इसकी क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है। तो द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज 2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम कैनोनिकल फॉर्म की मदद से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखते हैं। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट मेथड, या हम कह सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स या एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म जिसकी मदद से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, या इसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, अपर ट्रायंगुलर, ये उसी टाइप की फॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा इसमें संशोधन है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि भाई नॉन जीरो रो क्या होती है। देखिए नॉन जीरो रोज, पहले आप इसको समझ लीजिए। एक आपके पास एक रो है, लेट सपोज खाली मैं एक रो मैट्रिक्स की बात करूंगा, जैसे वो है 0 1 0। ओके, तो ये आपकी एक नॉन जीरो रो है। ओके, अगर वो जीरो रो कब होगी, जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो रो बोलेंगे। अदरवाइज वो क्या कहलाएगी, नॉन जीरो रो कहलाएगी। ठीक, तो अभी हमने इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो आपको कैसे पता लगेगा वो इकोलॉन मैट्रिक्स है या इकोलॉन फॉर्म की मैट्रिक्स है। तो आप सबसे पहले उसमें जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं, जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं, समझ में आ रहा है ना। नॉन जीरो रो क्या होती है, जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट आपका क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ठीक, तो जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो 0 रोज से प्रीसीड होनी चाहिए। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, अब ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, कि जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो 0 रोज से प्रीसीड होनी चाहिए। अगर है तो, अगर सपोज करो जैसे 1 2 3 है, ये आपकी नॉन जीरो रो है, तो ये 0 रो के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 रो ऊपर चले जाए। जैसे सपोज करो यहाँ पर 0 0 और ये 1 2 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो एवरी नॉन जीरो रो प्रीसीड 0 रो, इसका मतलब है कि जो 0 रो हैं वो आपकी नीचे आएंगी। ओके, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट कि भाई द नंबर ऑफ 0 प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो अब आपके पास 0 रो को तो आप हटा दो, अब आपके पास सपोज करो द नंबर ऑफ 0 एलिमेंट, ठीक है ना, या हम कहेंगे द नंबर ऑफ 0 प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो। जैसे सपोज करो आपके पास एक इस तरह की रो है। ठीक, ये आपकी कैसी रो है, नॉन जीरो रो है। तो द नंबर ऑफ 0 बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, देखिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसके आगे के 0 कितने हैं, 1 0 है। तो अगर ऐसा है तो जो नेक्स्ट रो है इसमें इससे ज्यादा 0 होने चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से। ओके, इस चीज को आप समझिए।
द नंबर ऑफ जीरो प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स के आगे के जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं preceding the first non-zero elements in a row is less than the number of such zero in the next row। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉन जीरो रो है तो उसमें अगर आपका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उससे आगे जितने भी जीरो हैं वो नेक्स्ट रो से लेस होने चाहिए इसी टाइप के जीरो से, ठीक है ना। तो अगर आपके पास जैसे सपोज करो मैं कहता हूं 0 1 2 3 है तो नेक्स्ट में जीरो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए स्टार्टिंग से, ओके ये ठीक। अगले वाले में क्या होनी चाहिए, और ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। तो यहां पर पहले में नॉन जीरो रो में जितने भी आपके जीरोज हैं बिफोर और वी कैन से द प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वो आपके लेस होने चाहिए, ठीक। तो जो ऊपर वाली रो है उसमें जीरो की संख्या वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी पहले नॉन जीरो एलिमेंट से। इसके बाद दोस्तों तीसरी कंडीशन, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इफ पॉसिबल शुड बी यूनिटी। देखिए अगर पहला एलिमेंट है नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर वो यूनिटी हो जाए तो पॉसिबल तो बढ़िया है, नहीं भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। और इसके बाद देखिए अगर आप इस टाइप की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने में पॉसिबल हो गए इक्लोन फॉर्म में, तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी वही आपकी क्या होंगी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होगी, ठीक। तो इक्लोन फॉर्म आपके अच्छे से समझ में आ गई। इक्लोन फॉर्म क्या है, आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म है। इसकी हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है। अपर ट्रायंगुलर में मैंने आपको बताया था कि भाई जो लीडिंग डायगोनल है उससे नीचे के जो सारे एलिमेंट हैं वो जीरो होते हैं, या फिर आपको मैंने इस तरीके से भी बताया था कि ए आई जे में ये आपका ए आई जे जीरो होगा अगर आई क्या होगा, लेस देन जे होगा। तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन है, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर आपकी जो नॉन जीरो रोज हैं वो हमेशा प्रीसीड करेंगी जीरो रोज से, ठीक है ना। और जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं उसमें जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उससे आगे जितने भी जीरो होंगे वो नेक्स्ट रो से इसी तरह के जीरो से हमेशा क्या होंगे, लेस होंगे। तो इस तरह से यानी जीरो आपके नीचे नीचे में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। तो इस टाइप की जो फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और इसमें जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वही आपकी क्या कहलाएगी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये फैक्ट्स है, इंटरेस्टिंग सी फॉर्म है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, इससे जरूर क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। अब दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन है, मैं एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है, इसकी हमें रैंक निकालनी है तो हम इक्लोन फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जिससे कि हम इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इक्लोन फॉर्म में सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ जो एलिमेंट है वो आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक काम करेंगे, R2 में आप क्या कर लेंगे, R2 माइनस ट्वाइस R1 एंड इसके अलावा R3 माइनस R1 कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, 1 2 3 2, इसमें आपने ये हो जाएगा 0 और ये आपका होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 से तो ये हो जाएगा -1 एंड देन 6, 5 में से 6 किया -1 एंड देन 1 माइनस 4 दैट इज -3, ओके। एंड देन इसके बाद ये हो जाना चाहिए 0 एंड फिर ये होगा 1, 4 में से 3 क्या हो गया 1, 5 में से 2 गया 3, ठीक है भाई। तो ये आपका इस टाइप की फॉर्म आ गई, ओके। इसके बाद देखिए दोस्तों एक और काम करते हैं, अगर मैं R इन दोनों में अगर आप देख सकते हैं -1 -1 -1 दिख रहा है आपको, -3 दिख रहा है, तो एक काम करते हैं R3 में R2 को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए अगला ऑपरेशन से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 2 0 -1 -3, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक हो गया। अब आप इसको चाहें तो भी आप इसमें इससे लेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखिए ये आपकी इक्लोन फॉर्म है। देखिए इक्लोन फॉर्म कैसे है, सबसे पहली बात तो जितनी भी इसमें नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो ये है, ये आपकी जीरो रो से ऊपर है यानी प्रीसीड करती है, ठीक। अगली बात कि अगर आपके पास जो नॉन जीरो रो हैं उसमें आपके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं पहले नॉन जीरो एलिमेंट से वो आपके लेस हैं आपकी अगली रो से, ठीक। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तो जीरो है ही नहीं, तो इसके बाद जो आने वाला जो इस एलिमेंट से पहला जीरो है वो एक ही है, फिर इसके बाद तो आप देखिए खत्म ही हो गई फॉर्म। तो एक्चुअली इसकी जो रैंक होगी वो रैंक कितनी होगी, इसमें आप देख सकते हैं इसमें नॉन जीरो रो कितनी है 2 है, तो इस
मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आपकी कितनी है, 2 है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए इक्लॉन फॉर्म के मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको बहुत इजी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है भाई 1 2 3 4 और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 6, ऐसा भी हो सकता है। फिर इसके बाद 0 क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। ठीक, और 5 4, ठीक, और फिर इसके बाद और 0 होने चाहिए। ठीक, ये इस तरीके की जो फॉर्म है ये आपकी कहलाती है इक्लॉन फॉर्म कहलाती है। लेकिन अगर सपोज करो ये 0 यहां पहुंच जाए, ये 0 अगर ऊपर हो जाए तो ये इक्लॉन फॉर्म नहीं कहलाएगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख लेता हूं यहां पर, जैसे 0 0 1 2, ठीक है ना, और इसके बाद मैं लिख लेता हूं 0 1 2 3। तो इस केस में ये आपकी इक्लॉन फॉर्म नहीं है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये इक्लॉन फॉर्म नहीं है, क्योंकि आपके जो नॉन जीरो रो में ऊपर वाली रो के में नॉन जीरो एलिमेंट से जो पहले 0 हैं वो आपके 2 हैं, और जबकि यहाँ पर आपके कितने 0 हैं, 1 हैं। तो ऊपर वाली रो के जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो ज़्यादा हैं नीचे वाली रो के। ठीक, तो इस केस में भी आपका क्या है, इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स नहीं है। तो इक्लॉन फॉर्म को आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इजी फॉर्म है। एक बार आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगी। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको रैंक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम इनटू द फॉर्म ऑफ इक्लॉन, इसकी मदद से भी हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।